हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 30 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम 30 अप्रैल से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस ये लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये है क्या? तो यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है क्लियर स्पेस डेब्रिस, कहने का मतलब है कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में जो डेब्रिस पड़ा हुआ है, डेब्रिस यानी कि यहाँ जो उड़ता हुआ कचरा जिसे आप कबाड़ कह सकते हैं, ये पड़ा हुआ है, इसे क्लियर करने का कार्य करेगा ये मिशन जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं? तो देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि अंतरिक्ष में जैसे कि लियो, मियो, हियो, जिसे आप लो अर्थ ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट और हाई अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, तो इन ऑर्बिटों में हर देश के अपने अपने सैटेलाइट ये पड़े हुए हैं। जब से दुनिया ने अंतरिक्ष में कदम रखा है, हर देश ने, मतलब कि लगभग हर देश ने अपने सैटेलाइट यहाँ पहुँचा रखे हैं। तो ये जो सैटेलाइट है, इनका इस्तेमाल जब तक हुआ तब तक तो हुआ, लेकिन जब इनकी लाइफ खत्म हो जाती है, कहने का मतलब है कि जब ये सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं तब भी वे वहाँ पड़े रहते हैं, क्योंकि इन्हें कोई हटाने तो जाता नहीं है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कचरा, या इसे मलबा कहते हैं। और ये जो आप उड़ता हुआ मलबा या कबाड़ देख रहे हैं, इसे ही कहा जाता है स्पेस डेब्रिस। और इसे ही हटाने के लिए जो चाइना है, इसके द्वारा नियो 01 मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि अंतरिक्ष में जाएगा और कचरे को भर करके अपने साथ लाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो मछुआरे होते हैं वे मछली कैसे पकड़ते हैं? एक जाला होता है, उसे पानी में फेंकते हैं और मछलियां बाहर आ जाती हैं। अब अंतरिक्ष में चाइना का ये जो मिशन जाने वाला है, ये ऐसा ही कार्य करेगा। ये अंतरिक्ष में जाएगा, एक नेट यानी कि जाल तरह का फैलाएगा और यहाँ जो डेब्रिस उड़ रहे हैं इन्हें समेटने का कार्य करेगा। लेकिन यहाँ से सोचने वाली बात यह है कि इसे ये थोड़ी ना पता है कि कौन सा सैटेलाइट वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा, मतलब कि कौन सा कबाड़ उठाना है और किसे छोड़ना है। तो ये चिंता का विषय है, जिसे लेकर के यूएसए और चाइना ये आमने सामने आ चुके हैं। तो यदि हम बात करें चाइना की, चाइना के बारे में इस समय हम डेली ही डिस्कस कर रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। तो आज आप चाइना से रिलेटेड 2 क्वेश्चन याद रख लीजिए। तो पहला तो है चाइना का मार्स मिशन, जिसका नाम है तियानवेन-1, जो कि चर्चे में रहा है। और अभी हाल ही में चाइना के पहले मार्स रोवर का नाम क्या रखा गया है? यहाँ के अग्नि देवता झुरोंग के नाम पर इस रोवर का नाम रखा गया है। साथ ही यहाँ का जो मून मिशन है चांग-ई 5, ये भी चर्चे में रहा था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थानों पर यानी कि पब्लिक प्लेसेस पर फेस कवरिंग पर बैन लगा दिया है? तो ये भी हाल ही में बैन लगाया गया है श्रीलंका के द्वारा। यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में जो यूरोपीय कंट्री है स्विट्जरलैंड, इसके द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर फेस कवर करना, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद ऐसी ही घोषणा श्रीलंका के द्वारा की गई थी, लेकिन उस समय श्रीलंका ने केवल घोषणा की थी और अब इसने पूरी तरह से इस प्रतिबंध को मंजूरी दे दी है कि पब्लिक प्लेसेस पर किसी भी तरह से फेस कवर नहीं किया जा सकता। तो यदि हम बात करें श्रीलंका की, इसकी कॉमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है जयवर्धनेपुरम कोट्टे, प्रेसिडेंट है गोटबाया राजपक्षे, प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। भारत और श्रीलंका के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है मित्र शक्ति। और इसी कोलंबो पोर्ट पर जो वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल, इसके निर्माण का जो टेंडर है ये भारत को दिया गया है। पहले ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के निर्माण का ठेका भारत को दिया गया था, लेकिन ये कैंसिल कर दिया गया। अब वेस्ट वाला ठेका भारत के पास है और भारत और श्रीलंका इन दोनों के ही बीच में स्थित है पाक स्ट्रेट, गल्फ ऑफ मन्नार, इसकी भी लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। और पाक स्ट्रेट को तैर कर पार करने वाली भारत की दूसरी महिला कौन बनी है? ये बनी है श्यामला गोली। अगला क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो चांडलर इंस्टीट्यूट सिंगापुर ने हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स, जिसे आप सुशासन सूचकांक कहते हैं, इसमें टॉप पर फिनलैंड रहा है। इन सभी पैरामीटर के आधार पर ये रैंकिंग दी जाती है, जिसमें कि 104 देशों में टॉप पर रहा है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर और भारत इसमें 49वें यानी कि 49 स्थान पर रहा है। तो चांडलर के अकॉर्डिंग 104 कंट्रीज़ में भारत तो है 49वें स्थान पर। भारत में भी राज्यों को रैंकिंग दी जाती है और भारत में गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो ये है तमिलनाडु। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब इसमें टॉप पर है फिनलैंड।
तो आप मैप में देख सकते हैं फिनलैंड जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है हेलेंस, की करेंसी है यूरो। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है सना मारिन जो कि विश्व की सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर है। जब ये यहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी थी तब इनकी उम्र है जो 34 साल थी। और हाल ही में जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज़ किया गया था इसमें फिनलैंड टॉप पर है। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताएंगे कि इस हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है। यहाँ की सबसे लंबी नदी, बड़ी झील और सबसे ऊंची चोटी ये सब लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। आसपास की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड के नीचे कुछ यहाँ स्थित है गल्फ ऑफ फिनलैंड। ये है बाल्टिक सी और ये 3 है बाल्कन कंट्रीज। कौन कौन सी हैं? एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित किया है? तो ये सीमित किया गया है 15 वर्ष तक के लिए। कहने का मतलब है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक के एमडी और सीईओ हैं ये 15 साल से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रह सकेंगे। और यही सीमा होल टाइम डायरेक्टर्स के लिए भी लागू कर दी गई है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर है शक्तिकांत दास। अच्छा, स्थापना तो 1935 में हुई थी, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर ये थे सीडी देशमुख। दृष्टिबाधित लोगों के लिए आरबीआई के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया जिसका नाम है मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये बन गई हैं कृति करंत। कृति करंत जो कि बेंगलोर में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ की प्रमुख संरक्षण वैज्ञानिक हैं। इन्हें ही 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय तो बनी ही हैं, साथ ही एशिया की पहली महिला ये चुन ली गई हैं। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो प्रियंका मोहते ये विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा इस पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। भवानी देवी ये टोक्यो ओलंपिक के लिए मतलब कि तलवारबाज के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली भारतीय बनी है। ऐश्वर्या श्रीधर कुछ समय पहले ही वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था, कई कैटेगरी में दिया गया था, जिसमें कि ऐश्वर्या श्रीधर ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पैट कमिंस ने प्रधानमंत्री केयर फंड में $50,000 दान किए हैं? तो भारत में कोरोना संक्रमण के कारण हॉस्पिटल की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया के जो पूर्व क्रिकेटर हैं पैट कमिंस, इन्होंने भी हाल ही में प्रधानमंत्री केयर फंड में $50,000 यानी कि लगभग 37 लाख रुपए डोनेट किए हैं। और लास्ट ईयर जो आईपीएल खेला गया था इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी पैट कमिंस ही थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेलते हैं। और जबकि इस साल के आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी ये किसे नियुक्त किया गया है? तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी जो कि बन गई हैं वैशाली हिवासे। यदि हम बात करें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तो भारत के बॉर्डर पर मतलब कि सीमा पर जितनी भी सड़कें बनती हैं उसे बनाने का कार्य ये बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यही करता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो प्रियंका मोहते, अभी मैंने बताया है, विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला। सोमा मंडल सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष। यदि हम बात करें गीता मित्तल की तो ये भी हाल ही में BCCC की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। BCCC यानी कि ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल जो कि टीवी पर प्रसारित होने वाले कंटेंट पर निगरानी रखने का कार्य करता है। इसी की पहली महिला अध्यक्ष गीता मित्तल बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए GNCTD अधिनियम ये लागू किया है? तो ये भी हाल ही में दिल्ली के लिए लागू किया गया है। काफ़ी समय से ये चर्चे में भी रहा है। सबसे पहले हम GNCTD की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इसका क्या मतलब है? तो कहने का मतलब है कि दिल्ली में अब जो सरकार है मतलब कि अरविंद केजरीवाल
ये नाम मात्र के यहाँ के मुख्यमंत्री रहेंगे। सीधे सीधे इस अधिनियम में ये कह दिया गया है दिल्ली सरकार, इसका मतलब होगा एलजी की सरकार, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार। एलजी है कौन? अनिल बैजल। तो अब जो अरविंद केजरीवाल जी है, ये कोई भी कार्य बिना अनिल बैजल से पूछे हुए नहीं कर सकते। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं कि अब सरकार को, यानी कि वही दिल्ली गवर्नमेंट या आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, इन्हें उपराज्यपाल के पास जो विधायी प्रस्ताव है ये कम से कम 15 दिन पहले और प्रशासनिक प्रस्ताव कम से कम 7 दिन पहले भेजने होंगे। अब इसमें एलजी विचार करेगा, मतलब अपनी सहमति देगा कि ये कार्य किया जाए या ना किया जाए, तभी अरविंद केजरीवाल ये कार्य आगे कर सकते हैं। वैसे ये बिल तो काफ़ी पहले आ गया था, ये 22 मार्च 2021 को ही लोकसभा में पारित हो गया था। लोकसभा जो कि निम्न सदन है, और इसके कुछ दिन बाद मतलब कि 25 मार्च 2021 को ये राज्यसभा से पारित हो गया। तो कानून कैसे बनता है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी बिल दोनों सदनों से पास हो जाता है, इसके बाद जब भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में कौन है? रामनाथ कोविंद जी, जब ये इसमें हस्ताक्षर कर देते हैं तब ये कानून बन जाता है। तो रामनाथ कोविंद जी इन्होंने इस बिल पर हाल ही में मतलब कि 27 अप्रैल को अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद से अब इसका क्या मतलब हो गया है, दिल्ली में सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। दिल्ली की यदि हम बात करें तो ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, ये सभी आप लोगों को पता है। एकमात्र ऐसा यूटी जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है, भारत का पहला वॉर मेमोरियल, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक और वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला पहला राज्य, ये भी दिल्ली ही है। कौन सा संगठन कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए भारत को 7000 ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर प्रदान करेगा? तो पहले इसकी संख्या 4000 थी, जिसे बढ़ाकर अब 7000 किया गया है। तो जो WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये फैसला किया गया है। अब ये कॉन्सन्ट्रेटर ये क्या होता है? तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कॉन्सन्ट्रेट करके इस ऑक्सीजन कॉन्सन्ट्रेटर में भरा जाएगा, यही प्रदान कर रहा है WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष तो ये हैं टेड्रोस अदानोम। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अभी तक कहाँ था? तो अभी तक भी हिमाचल प्रदेश में ही था, धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। लेकिन अब ये बनेगा हिमाचल प्रदेश में जो अटल टनल है, अटल टनल, इससे करीब 8 किलोमीटर दूर ये बनाया जाएगा। और इसकी जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट ऊंची होगी। इसका नाम होगा लाहौल क्रिकेट स्टेडियम। हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें, इसकी राजधानी शिमला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, नेशनल पार्क ग्रेट हिमालयन, कुल्लू नेशनल पार्क, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, और ई परिवहन की सुविधा देने वाला पहला राज्य, साथ ही LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य, ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था क्लोए झाओ। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, 2020 में सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन रहा है? तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।